सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं सुरेश। आज हम फिर से टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें थोड़ा सा एक नॉलेज रखना होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। आप पिछली क्लासेस में ये पढ़ भी चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसको। ए कंडीशन वेयर चेंज इन वन क्वांटिटी, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी हैं लीड्स टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास y है। होता क्या है, अगर हम x क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो y क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जब उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। मान लेते हैं अगर हमारे पास एक पेन है, हमने एक पेन लिया, इसको ख़रीदा, जे 10 रुपये का आया। ऑब्वियसली अगर हम 2 पेन खरीदेंगे तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम 3 पेन खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, हम एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं और दूसरी भी चेंज होती जा रही है। अगर हम क्या करेंगे, अगर 3 पेन लिए वो 30 रुपीज़ के आए, तो अगर हमें 2 पेन लेने होंगे तो वो 20 रुपीज़ के आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ती जाएगी, अगर एक क्वांटिटी को हम कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसी को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर हम आर्टिकल्स जो हैं अगर उनको बढ़ा देते हैं तो उनकी कॉस्ट प्राइस भी बढ़ती जाती है। अगर हम कम आर्टिकल खरीदते हैं तो उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो भी हमारे लिए कम हो जाएगी। इसी तरह चलिए एक डेली लाइफ में हमारे जो एक एग्जांपल है मैं वो आपको देता हूँ, इस कंसेप्ट को और अच्छा समझने की। अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा मनी रखेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। अगर हमारे अकाउंट में कम पैसे होंगे तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी हमें कम मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऐसे जो केस होते हैं इनको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम जो होती है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है और उसको करते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज़ ₹40। अगर हमारे पास 1 kg जो एप्पल हैं वो 40 के आते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg एप्पल्स। तो अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सामने आपको दिख रहा है कि एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि अगर 1 kg 40 के आएंगे तो नेचुरल सी बात है 5 kg की जो प्राइस होगी वो ज़्यादा ही होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेना है। छोटा सा टेबल बनाने के बाद आपने यहाँ पर ऐसे कर लेना है, जहाँ पे आप क्वांटिटी लिख लेंगे, जहाँ पे क्वांटिटी और जहाँ पे आप प्राइस लिख लेंगे। अब क्वांटिटी अगर 1 kg हम एप्पल लेते हैं तो वो कितने के आते हैं, 40 के आते हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 5 kg। अब क्वांटिटी में आपने 5 लिख दिया, अब हमें यहाँ से प्राइस निकालना है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है जो x की वैल्यू होती है, जो इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको y की मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है उसको हमेशा आपने क्या करना है, x1 अपान y1 इज़ इक्वल टू क्या होगा, x2 अपान y2 होगा। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या ना, x1 की क्या वैल्यू हमारे पास, x1 की वैल्यू 1 अपान हम क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 5 अपान यहाँ पे क्या हमारे पास by2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, by2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो by2 की वैल्यू निकालनी है, बीच में इक्वल टू है तो बाई टू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जहाँ पे y2 आ जाएगा, और 40 की मल्टीप्लाई जो 5 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि कितनी आसानी के साथ हमने y2 की वैल्यू निकाली। और y2 क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg एप्पल। अब कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ने जहाँ पे क्वांटिटी ली, जहाँ पे प्राइस लिया, अगर कोई हमें कैसे याद रखना है कि हम क्वांटिटी पहले लेंगे या प्राइस पहले। चलिए हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं, दोबारा से एक टेबल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि अपनी वो है कि आप क्या लेना पहले लेना चाहते हो। चलिए हम प्राइस पहले ले लेते हैं, क्वांटिटी बाद में लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइस हमें कितना दिया है 40, और लेकिन क्वांटिटी क्या दी है 1 kg।
इसका मतलब अगर हम 1 kg एप्पल लेते हैं तो प्राइस मैंने ऊपर ले लिया। अब मुझे क्या निकालना, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg, अब जहाँ क्वांटिटी दी है 5 तो हमने वहीं पे लिखना है। अब मुझे 5 kg की क्या निकालना, क्या है, प्राइस निकालना है। अभी मैंने बोला डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, x1 अपान आपने y1 करना है इज इक्वल टू फिर क्या करना है, x2 अपान y2 करना है। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब x1 हमारे पास कितना आ गया 40, और उसके नीचे जो y1 है वो क्या है 1 है, इज इक्वल टू जहाँ पे हमारे पास x2, अब हमें x2 निकालना है, और जहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसके नीचे क्या आ गया 5 आ गया। अब x2 की वैल्यू निकालनी है तो 40 के साथ 5 की, जहाँ 1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ हुई तो x2 अपनी जगह पे रहेगा, 5 की मल्टीप्लाई 40 के साथ हुई तो कितना आ गया 200 आ गया, और जहाँ से x2 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे हम कोई भी चीज़ है क्वांटिटी जो भी लिखेंगे, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमें दी है हमें उसी वाले कॉलम में लिखनी है। अगर प्राइस निकालना है तो प्राइस वाले कॉलम में लिखना है, अगर क्वांटिटी निकालनी है तो क्वांटिटी वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद आपने एक जर्नल फार्मूला जो है वो क्या होगा, x1 अपान y1 x2 अपान y2, इन दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद जो भी अननोन क्वांटिटी होगी उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है। चलिए अब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ लेते हैं। चलिए अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ लेते हैं, जिसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, टू क्वांटिटीज़ में भी चेंज इन सच मैनर कि जो दो क्वांटिटी होती हैं वो इस तरह चेंज होती हैं। इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अगर दूसरी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो पहले वाली डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ पे हम यहाँ ले लेंगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ वर्कर्स ले लेंगे, जहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़। अगर मान लेते हैं हमारे पास 5 वर्कर्स हैं तो वो किसी काम को कंप्लीट करने में 10 डेज़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्कर्स 10 कर देते हैं तो उसी काम को, अब वो काम कितने डेज़ में कंप्लीट होगा, 5 डेज़ में कंप्लीट होगा। आपने देखा जहाँ से क्या हुआ, अगर वर्कर 5 थे तो डेज़ इंक्रीज़ हो गए, अगर हमने वर्कर्स इंक्रीज़ कर दिए तो डेज़ डिक्रीज़ हो गए। तो जब क्या होगा, जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है, अगर पहले वाली को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी वाली इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी कहते हैं और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए बॉल इन 48 आवर्स, अगर हमारे पास 15 वर्कर हैं वो किसी एक दीवार को 48 आवर में कंप्लीट कर देते हैं, हाउ मैनी वर्कर्स विल रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो 30 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हमें कितने वर्कर चाहिए जो कि 30 आवर में हमारे उस बॉल को कंप्लीट कर दें। तो आपने करना वही है जैसे डायरेक्ट का किया था, इसी तरह से आप एक टेबल बना लो। अब टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है, आपकी अपनी मर्जी है। जहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिखो चाहे नंबर ऑफ़ आवर्स लिख दो, जहाँ नंबर ऑफ़ हम आवर्स लिख देंगे, जहाँ नंबर ऑफ़ हम वर्कर्स लिख देते हैं। अब जहाँ पे नंबर ऑफ़ आवर्स हैं तो आवर्स कितने लगते हैं, यहाँ पे 48 आवर लगते हैं, और वर्कर कितने हैं हमारे पास 15 है, जो कि हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, वो काम हमें 30 आवर में चाहिए। अब 30 आवर में चाहिए तो आवर वाले में हमें 30 लिख देना है। अब कितने वर्कर चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बोला है ये क्या होता है x1, ये क्या होता है x2, क्योंकि इसको हम आमतौर पर x कहते हैं, तो ये x1 ये x2 हो गया। तो ये वाले योग होते हैं ये y का होता है, तो ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है x1 अपान y1 इज़ इक्वल टू x2 अपान y2। बट इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, जहाँ पे जो फार्मूला होता है जो इन्वर्स प्रोपोर्शन का, जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन का आए तो आपने क्या करना होता है, x1 इंटू y1 इज़ इक्वल टू x2 इंटू y2, ये इन्वर्स का। अब आपने ये पहचानना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कौन सा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का कौन सा है, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे x1 क्या था हमारे पास 48 इंटू हमारे पास क्या आएगा 15 आएगा, इज इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 इंटू y2 की हमारे पास क्या वैल्यू है, सिर्फ y2 ही है। y2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है हमें y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 30 इनके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो जहाँ पे क्या होगा 48 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 30, इधर हमारे पास क्या रह गया y2 रह गया। अब जहाँ से आप देखिए
15 से हम 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब 2 को फिर से हम कर देंगे, 2 1 जा 2, 24। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाई 2 की वैल्यू हुआ कितनी आ गई, 24 आ गई। तो इसका मतलब हमें 24 वर्कर्स चाहिए अगर हमें उसी काम को 30 आवर में कंप्लीट करना है। तो आपने देख लिया कि कितनी आसानी के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। 12 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। 12 आदमी मिलके एक काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन हाउ मैनी डेज 27 मैन फिनिश दैट वर्क। अगर हम 12 मैन की जगह 27 आदमी कर देते हैं तो वो उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। हमारे पास जो ऑप्शन ए है 5 डे, 6 डेज, 10 डेज एंड 8 डेज। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली आपको पता चल गया है यहाँ पे अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। तो जहाँ पे आपने ऐसे कर लेना है फटाफट से। अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैन लिख दो, नंबर ऑफ़ मैन इधर लिख दो, जहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज लिख दो। अब जहाँ पे मैन है वहाँ पे आपने मैन फिल कर देना। मैन कितने आए 12, तो कितने डेज लेते हैं वो 18। अगर अब हमारे पास जो मैन है वो कितने हैं 27, तो हमें 27 यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैन की जगह भर देना है और हमें नंबर ऑफ़ डेज निकालने हैं। मैंने आपको पहले बोला जी क्या होता है x1, जे क्या होता है x2, जे क्या होता है y1, जे क्या होता है y2। आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर हम लेबर ज़्यादा कर रहे हैं तो काम जल्दी ख़त्म होगा। तो इसको कैसे करना है आपको पता है, जैसे x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम देखते हैं जहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई हमें क्या करना है 18 इज इक्वल टू x2 हमारे पास कितना है 27 मल्टीप्लाई जहाँ पे जो वैल्यू नहीं है इसको हम क्या मानेंगे y2। हमें यही तो निकालना है। अब आपने पता है y2 निकालना है तो 27 के डिनोमिनेटर में जाएगा 12 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 27 आ गया, जहाँ पे y2 आ गया। अब आप इसको बहुत सारे मेथड से सिंपल कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं कि 27 और 18 9 से जाते हैं, 9 2 जा 9 3 जा। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा। अब 4 2 जा कितना होता है 8 इज इक्वल टू कितना आया y2। इसका मतलब जो हमारे पास जो y2 की वैल्यू आई वो कितनी आई 8 डेज। तो इसका मतलब है कि अगर हम 12 मैन की जगह 27 मैन उसी काम को करने के लिए लगाएंगे तो 12 मैन उस काम को 18 डेज़ में करते थे, तो 27 मैन उस काम को 8 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। 6 पाइपें चाहिए अगर हमें एक टैंक को कितने समय में भरना है, 1 घंटे और 20 मिनट में अगर उसको हमें फिल करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज्ड। अगर हम 6 की जगह हमारे पास 5 पाइप्स हैं और सेम टैंक को हमें भरना है, अब हमें कितना समय लगेगा। जो हमें ऑप्शंस दिए हैं 1 आवर 30 मिनट, ऑप्शन बी दिया है 2 आवर 10 मिनट, ऑप्शन सी है 1 आवर 45 मिनट और डी ऑप्शन है 1 आवर 36 मिनट। अब हमें देखना है कि कितना समय उसको लगता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो आपने देख ली, जहाँ पे ये जो केस बन रहा है जो कौन सा केस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। अगर 6 पाइप हैं तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर पाइप्स कम हो जाती हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी ज़्यादा हो गई। तो एक चीज़ का आपने और जहाँ पे खास ख्याल रखना है, चलिए मैं आपको वहाँ बताता हूँ। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है, सबसे पहले आपने एक टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पाइप्स लिखनी है तो पाइप्स लिख दो, नंबर ऑफ़ पाइप्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ पाइप्स लिख लो, सॉरी नंबर ऑफ़ पाइप्स आ गया। तो यहाँ पे आपने लिखना है टाइम। अब जो हमें टाइम है वो हमें 2 क्वांटिटी में दिया, आप देख सकते हैं 1 आवर 20 मिनट। जब कोई भी चीज़ हमें 2 क्वांटिटी में दे दिया, आवर में भी दे दिया, मिनट में भी दे दिया, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारे लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे टाइम को पूरा एक क्वांटिटी में कर लेते हैं, हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, टाइम इन मिनट में कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे टाइम इन मिनट में कर लेंगे। तो जहाँ पे हम देखेंगे अगर पाइप 6 हैं तो वो ओवरऑल उस टैंक को कितने समय में भर रही हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं आपको पता है 60 मिनट होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट हुए और 20 मिनट और डाले तो कितने मिनट हो गए, 80 मिनट हो गए। इसका मतलब अगर हम 6 पाइपें लगाते हैं तो उस टैंक को वो 80 मिनट में फिल कर देती हैं। अब हमें क्या करना है, पाइप्स की जगह हमें क्या कितनी पाइप्स लेनी है 5। अब हमें इसका टाइम निकालना है कि 5 पाइप उस टैंक को कितने समय में फिल करेंगी।
अब आपको पता है ये x की वैल्यू होती है, तो ये क्या हुआ x1, ये क्या हुआ x2। यहाँ पे y की वैल्यू होती है, इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। अब आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 होता है। अब x1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 6 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई y2, हमें y2 ही तो निकालना है। अब आप देखिए 5 इनके डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 80। आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हम इसको 5 डिनोमिनेटर में ले आते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, y2 आ गया। जहाँ से हम इसको सिंपल कर लेते हैं, 5 1 जा 5 और 16, 5 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 6 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे हमारे पास y2 आ गया, तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आ जाता है, तो y2 आ गया। अब हमारे पास जहाँ पे जो y2 है, जो कि y2 हमारे पास क्या है, टाइम इन मिनट, तो हमारे पास कितने मिनट आ गए, 96। पर ऑप्शन में हमारे पास कोई भी मिनट में नहीं है, आवर में है। आपने क्या करना है, 96 को आपने ब्रेक करना है। 96 को अगर हम ब्रेक करेंगे, 60 प्लस कितने करेंगे इसमें, 36, तो अगर हम इसमें इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये by2 आ गया। इसका मतलब जो 60 होता है, 60 मिनट प्लस 36 मिनट, तो 60 मिनट का क्या बन जाएगा, 1 आवर, और कितना हो जाएगा, 36 मिनट। तो हमारे पास y2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो जहाँ से हमारी y2 की वैल्यू निकल जाएगी तो आपका जहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा वो आपका करेक्ट होगा। इसलिए आपको जो काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी होगी इन क्वेश्चनों को करने के लिए। आपने स्पीड भी थोड़ी सी इंक्रीज रखनी है अपनी, और समझना है कि कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। अब मैं अपने आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि अगर मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो बना देता हूँ वो अपलोड नहीं हो पाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कीजिए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।